बात है 1909 अगस्त 4 की, जब कांसास राज्य के एटलांटा शहर में एक बच्चे ने जन्म लिया। कांसास जो स्टेट है वो अमेरिका के काउली कंट्री में एग्जिस्ट करता है। वो बच्चा सभी बच्चों के समान एक साधारण बच्चा ही था। आगे चलकर उसके फैमिली मेंबर्स ने उसका नाम ग्लेन रखा। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम फ्लोइड था। आप ये जो देख रहे हो ये ग्लेन है और उसका बड़ा भाई फ्लोइड है। फ्लोइड ग्लेन से तकरीबन 3 साल बड़ा था। वर्नाइस कंगिंघम कहा जाता है कि ये एक ड्रंकर थे। ड्रंकर होने के चलते घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती थी। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कंगिंघम फैमिली अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया करते थे। वर्नाइस कंगिंघम में जो थे ये ग्लेन और फ्लोइड के फादर थे। ग्लेन के जन्म के बाद कंगिंघम फैमिली ने अपने तकरीबन 8 साल काफ़ी अच्छे से स्पेंड किए। 8 साल बीत चुके जब ग्लेन पूरी तरह से 8 साल का हो चुका था और उसका भाई फ्लोइड तकरीबन 12 साल का हो चुका था। उस समय ग्लेन चौथी से 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था और उसका भाई फ्लोइड उससे 3 साल बड़ा था। तो जाहिर सी बात है उससे 3 साल ज़्यादा पढ़ रहा था क्योंकि वो उससे 3 साल बड़ा था। इनकी जो फैमिली थी कंगिंघम फैमिली, वो कंसास के एल्कार्ट शहर में रहती थी। उस समय एल्कार्ट जो शहर था वो अप्रॉक्स 5.32 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला था, मतलब लगभग 5.32 किलोमीटर वर्ग तक फैला था। इतनी जगह या फिर इतनी कम जगह होने के कारण सभी प्रकार की सुविधाएं आसपास ही मिल जाती थी। इसके चलते जो उनका स्कूल था, जो उनका विद्यालय था, वो भी उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। इसलिए वो दोनों भाई विद्यालय में साथ में ही आना जाना करते थे। बात है 1917 के ठंड के मौसम में, विंटर के सीजन में उन दोनों भाइयों को विद्यालय की तरफ से एक कार्य सौंपा गया। कार्य मीन्स काम ये था कि उन्हें विद्यालय में बाकी विद्यार्थियों से कुछ समय पहले जाकर विद्यालय के जो कमरे होते हैं, स्कूल के जो रूम्स होते हैं, उन सारे रूम्स को एक एक करके उन दोनों भाइयों को मिलकर गर्म करना था। और गर्म करने के लिए वो दोनों एक केरोसिन स्टोव की सहायता लेते थे। आपको बता दो कि वो स्कूल के रूम्स को वार्म क्यों किया करते थे। विंटर का सीज़न चल रहा था और विंटर के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और बाकी विद्यार्थियों को, बाकी स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील होना चाहिए और पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसलिए वो स्कूल के रूम्स को वार्म किया करते थे। आजकल तो ऐसा नहीं किया करते, लेकिन उस समय में ऐसा करना काफ़ी आम बात थी। स्कूल के रूम्स को वार्म करने के लिए वो दोनों किस चीज़ की सहायता लेते थे? एक केरोसिन स्टोव की। और पूरे विद्यालय में जो केरोसिन स्टोव था वो सिर्फ एक ही था। इसके चलते उनको एक एक करके सारे कमरों को गर्म करना पड़ता था। वो दोनों एक साथ अलग अलग कमरों को गर्म नहीं कर सकते थे। इसके चलते उन्हें विद्यालय में काफ़ी देरी भी हो जाती थी। देरी होने के बावजूद भी वो दोनों अपना काम बखूबी निभाते थे। एक दिन की बात है जब दोनों भाई अपने रोज के समय पे विद्यालय में पहुंचे। विद्यालय में पहुंचने के बाद उन दोनों ने अपना काम सही वक्त पर पूरा कर लिया और रोज की तरह अपने सारे कामों को वो पूरा कर रहे थे, जैसे पढ़ाई से लेकर सब कुछ। एक एक करके उन्होंने अपने सारे कामों को पूरा कर लिया, जैसे पढ़ाई से लेकर सब कुछ। और कुछ समय बाद विद्यालय का समय समाप्त हुआ, विद्यालय को छुट्टी हो गई और रोज की तरह वो दोनों भाई अपने घर साथ साथ चले गए। उसके अगले दिन मतलब टुमारो उन्हें विद्यालय में जाने में देरी हो गई। इस कारण से वो दोनों विद्यालय में दौड़ दौड़ कर जाने लगे। विद्यालय में पहुंचने के बाद उन्होंने स्कूल के रूम्स को वार्म करना जल्दी जल्दी शुरू कर दिया और कुछ रूम्स को उन्होंने जल्दी जल्दी काफ़ी तेज़ी से गर्म कर लिया, लेकिन कुछ रूम्स अभी बाकी थे। उन्होंने सारे रूम्स को काफ़ी तेज़ी से गर्म कर लिया। जब वो आखिरी रूम में पहुंचे, उस रूम को भी वो बाकी रूम्स की तरह गर्म कर रहे थे, लेकिन उन्हें घर में देरी होने के कारण वो विद्यालय में देरी से पहुंचे। विद्यालय में देरी से पहुंचने के कारण वो दोनों अपना काम जल्दी जल्दी और घाई गड़बड़ी में कर रहे थे। जैसे बाकी रूम्स को वो जल्दी जल्दी और घाई गड़बड़ी में वार्म कर रहे थे, आखिरी रूम को भी वो जल्दी जल्दी और घाई गड़बड़ी में वार्म कर रहे थे। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो दोनों स्कूल के रूम्स को वार्म करने के लिए एक केरोसिन स्टोव की सहायता लेते थे और पूरे विद्यालय में केरोसिन स्टोव जो था वो सिर्फ एक ही था। इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रहकर रूम्स को गर्म किया करते थे। और केरोसिन स्टोव जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में केरोसिन से भरा होता है और केरोसिन एक फ्यूल होने के कारण उसमें आग भी काफ़ी तेज़ी से लग जाती है। लेकिन केरोसिन स्टोव जो होता है वो केरोसिन से आग जलाने के लिए ही होता है, इसलिए उसमें इतनी खतरे की बात नहीं है। वैसे तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपना काम सही वक्त पर खत्म किया और उन्हें घर में देरी होने के बावजूद भी उन दोनों ने कक्षा में सही समय पर प्रवेश किया और विद्यालय में कुछ घंटे बीतने के बाद
विद्यालय को छुट्टी हो गई। विद्यालय को छुट्टी होने के बाद वो दोनों साथ साथ अपने घर चले गए और उस दिन को भी हर दिन की तरह स्पेंड किया, उस दिन को भी रोज की तरह बिताया। उसके अगले दिन मतलब परसों मीन्स ओवर मारो, ये दिन कंगिंगम फैमिली के लिए इतना वर्स्ट डे था। ये दिन कंगिंगम फैमिली के लिए इतना येफुल था कि कंगिंगम फैमिली इस दिन के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती कि आज इतना कुछ भी हो सकता है। ग्लेन और फ्लॉयड रोज की तरह स्कूल चले तो गए, लेकिन उन दोनों में से कोई एक कभी वापस नहीं आने वाला था। ग्लेन और फ्लॉयड स्कूल सही सलामत पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें जो काम दिया गया था स्कूल के रूम्स को केरोसिन स्टोव की मदद से वार्म करने का, उन्होंने अपना काम करने के लिए स्टोव तो उठाया, लेकिन उस दिन वो स्टोव केरोसिन स्टोव नहीं था तो रोज के यूज में लिया जाने वाला स्टोव ही। लेकिन उसके एक दिन पहले किसी ने एक्सीडेंटली उस स्टोव में गैसोलीन फिल कर दिया था, किसी ने गलती से पेट्रोल को भर दिया था। फ्लॉयड ने स्कूल के रूम्स को वार्म करने के लिए स्टोव तो उठाया, लेकिन फ्लॉयड ने जैसे ही स्टोव को शुरू करने की कोशिश की, रूम में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन के चलते, उस ब्लास्ट के चलते फ्लॉयड की उसी जगह पर जान चली गई। और तब फ्लॉयड सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 साल का ही था। और जो ग्लेन था वो ग्लेन फ्लॉयड से थोड़े दूर था, इसलिए ग्लेन की जान तो बच गई, लेकिन ग्लेन की बॉडी का निचला हिस्सा बुरी तरह से और पूरी तरह से जल चुका था। जैसे ही ये बात विद्यालय के अध्यापकों को पता चली तो उन्होंने उसी समय किसी भी तरह से डॉक्टर्स को बुलाया और ग्लेन का इलाज कराया। और उस समय ग्लेन और फ्लॉयड के पेरेंट्स को तो ऐसा ही लग रहा था कि रोज की तरह ग्लेन और फ्लॉयड अपने घर सही सलामत रोज की तरह वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्कूल में एक एक्सीडेंट के चलते काफ़ी कुछ खत्म हो चुका है। जहाँ एक तरफ फ्लॉयड की डेथ हो चुकी थी और एक तरफ ग्लेन का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब ग्लेन का ट्रीटमेंट चल रहा था तब डॉक्टर्स ने ग्लेन के पेरेंट्स को कह दिया था कि आपका बेटा ग्लेन बाकी बच्चों की तरह अब कभी भी चल नहीं पाएगा। और डॉक्टर्स ने ग्लेन के पेरेंट्स को सलाह दी कि आपको ग्लेन के पैरों को, ग्लेन के लेग्स को डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, उसकी बॉडी से अलग कर देना चाहिए। लेकिन ग्लेन जो था, ना ही तो वो अपने पैरों को अपनी बॉडी से अलग करना चाहता था, ना ही वो पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर और बिस्तर पर बिताना चाहता था। और उसके बाद के अपोजिट डॉक्टर्स का कहना था कि ग्लेन को पूरी लाइफ ऐसे ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि ग्लेन का जो फुट ऑफ आर्च था वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और ग्लेन के नीज बुरी तरह से जल चुके थे। ग्लेन के कहने पर ग्लेन के पेरेंट्स ने डॉक्टर्स को ऐसा करने की सलाह नहीं दी और ग्लेन ने तब से अपनी लाइफ व्हीलचेयर और बिस्तर पर बिताना शुरू कर दी। काफ़ी समय बीत चुका था और ग्लेन अपनी लाइफ व्हीलचेयर और बिस्तर पर ही स्पेंड कर रहा था। ग्लेन को पूरा विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, लेकिन उस समय ग्लेन ऐसी बातें सिर्फ सोच ही सकता था। ग्लेन ने तकरीबन अपने 2 साल इसी तरह व्हीलचेयर पर बैठे बैठे और बिस्तर पर सोचते सोचते बिताए। 2 साल बीत चुके, 1919 चल रहा था। ग्लेन को लगा कि अब काफ़ी समय बीत चुका है, अब मुझे इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। उसके विद्यालय का भी समय बीता जा रहा था। 2 साल बीत चुके थे, उसने अपने विद्यालय को देखा तक नहीं। उस एक्सीडेंट के बाद 1919 के समर सीजन में ग्लेन ने पहली बार व्हीलचेयर से उठने और चलने की कोशिश की, लेकिन चलने की तो दूर ग्लेन उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी ताकत, उसकी कोशिश, उसका जुनून, उसकी हिम्मत अभी बाकी थी। वो इस तरह की कोशिश रोज करता था और उस समय में उसका एक बाइबल का फेवरेट वर्स था जिसे हम पोयम, छंद या कविता भी कहते हैं। वो इस वर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड करता था। उस वर्स का नाम था वर्स ऑफ बाइबल इशाया 14:31 और इस वर्ष में लिखा था, बट those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। जिसका मतलब होता है जो लोग लॉर्ड पर विश्वास करते हैं, जो लोग लॉर्ड की प्रतीक्षा करते हैं, वो लोग अपनी ताकत का नवीनीकरण करेंगे, मीन्स अपनी स्ट्रेंथ को रिन्यू करेंगे। वे बाज जैसे पंखों के साथ ऊपर चढ़ेंगे, वे दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वे चलेंगे लेकिन बेहोश नहीं होंगे। ऐसी सारी बातें उसके ध्यान में थी और ऐसी बातें ध्यान में रखकर वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। वो उठने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने खुद को एक बार बिस्तर से नीचे गिरा दिया और रेंगते रेंगते, घसीटते घसीटते खुद को बाहर तक ले गया और किसी भी वस्तु के सहारे, किसी भी चीज़ के सहारे वो उठने की कोशिश करता था। कुछ महीने बीते, वस्तु के सहारे, किसी चीज़ के सहारे चलना तो सीख गया और कुछ महीने बीते
और बिना वस्तु के सहारे वो चलना सीख गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पा रहा था। लेकिन वो चल पा रहा था, सिर्फ ऐसा सोचकर उसने अपने पेरेंट्स की सहायता से स्कूल में वापस से एडमिशन ले ली। धीरे धीरे करके एडमिशन लेने के बाद वो स्कूल में पैदल ही जाने लग गया। कुछ महीने स्कूल में और बीते। उसके बाद ग्लेन स्कूल में दौड़कर जाने लग गया। ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन हम कुछ समय पीछे जाकर देखते हैं। जब ग्लेन का ट्रीटमेंट चल रहा था तब डॉक्टर्स ने साफ साफ ग्लेन के पेरेंट्स को कह दिया था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बच भी सकता है या नहीं ये कोई नहीं बता सकता। और जब उन डॉक्टर्स ने ग्लेन को इस तरह से दौड़ते हुए देखा तो वो डॉक्टर्स हैरान हो गए कि जिस लड़के की एक समय में बचने की उम्मीद नहीं थी वो आज दौड़ कैसे रहा है। और कुछ साल स्कूल में बीतने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन कर ली। और कॉलेज में एडमिशन करने के बाद उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रैक टीम बनाई और रोज़ाना अपने फ्रेंड्स के साथ दौड़ने लगा। जहाँ एक तरफ उसके फ्रेंड्स सफिशिएंट प्रैक्टिस करते थे और उसके अपोजिट ग्लेन जो था वो हंसते जाते प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसे अपने उन पैरों को ट्रेन करना था जो एक समय में उसकी मुसीबत बन रहे थे। आगे चलकर उसकी प्रॉब्लम से और कभी ना हो, इसलिए वो अपने उन पैरों को ट्रेन कर रहा था। और प्रैक्टिस कर करके ग्लेन को प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई कि कुछ बड़े ट्रेनर जो उसे रोज नोटिस कर रहे थे, उन्होंने उससे कहा कि अब तुम्हें कुछ साल और प्रैक्टिस करनी चाहिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ओलंपिक में जाने के बारे में सोचना चाहिए। तो ग्लेन ने भी सोच लिया। उसके बाद ग्लेन 1924 से लेकर 1926 के बीच में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और 6 से 8 साल कंटिन्यू उसने मेहनत की और उसने आखिर ओलंपिक में जाने के बारे में सोच ही लिया। 1932 के ओलंपिक में जब ग्लेन ने पार्टिसिपेट किया और जब ग्लेन एक अमेरिकन एथलीट के रूप में उस ओलंपिक में रनर बना और जैसे ही ग्लेन ने ओलंपिक में दौड़ना शुरू किया, उसी समय वो डॉक्टर्स और भी हैरान हो गए जिन्होंने ग्लेन का कई सालों पहले इलाज किया था कि वो लड़का इस लेवल तक पहुंच नहीं सकता था। उसने इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं की थी कि वो लड़का इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, लेकिन वो अंदर से एक प्राउड फील भी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उसका इलाज जो किया था, इसलिए वो अंदर से प्राउड फील भी कर रहे थे। उस रेस में ग्लेन दौड़ा और 1500 मीटर वाली रेस में, 1500 मीटर वाली रेस में उसने चौथा स्थान प्राप्त किया, 4th रैंक अचीव किया। वो 4th रैंक आने वाले 3 सालों तक बना रहने वाला था। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 3 सालों तक किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी, वो बीच में रुका नहीं। उसने 1933 में मिडल डिस्टेंस रनिंग में पार्टिसिपेट किया और उस मिडल डिस्टेंस रनिंग में सल्वियन मेडल भी अचीव किया। वो सल्वियन मेडल एक अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट मेडल भी माना जाता है और एक ऊंचे लेवल का मेडल भी माना जाता है। उसके बाद भी ग्लेन रुका नहीं। उसने 1934 की माइल रन में एक एथलीट के रूप में दौड़कर 4:6.8 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आने वाले 3 सालों तक बना रहने वाला था और उसे ये पता था कि आने वाले 3 सालों के बाद इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई न कोई तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो रुका नहीं। उसने आने वाले 1936 के ओलंपिक के लिए और मेहनत की और 1936 के ओलंपिक में वो दौड़ा और उसने 2nd रैंक अचीव किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस रेस के बाद भी वो रुका नहीं। उसने 1938 की 800 मीटर वाली रेस में, 800 मीटर वाली रेस में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये तो हो गई सारी नेशनल लेवल की रेसेस, लेकिन उसने बीच में और भी कई सारे रेसेस में पार्टिसिपेट किया और उन रेसेस में भी उसने काफ़ी कुछ अचीव किया। और 1938 के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद उसे उसके पैरों की प्रॉब्लम वापस से होना शुरू हो गई, जो कि कई सालों पहले उसका फुट ऑफ आर्च डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसे उस चीज़ की प्रॉब्लम वापस से होना शुरू हो गई, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसने 4 मिनट माइल में पार्टिसिपेट किया और इस माइल में कई सारे थेरिस्ट का कहना था कि इस माइल को शारीरिक रूप से पूरा करना इम्पॉसिबल है, मीन्स असंभव है। 4 मिनट माइल मिनिमम 1.6 किलोमीटर की होती है और उसे लग रहा था कि मैं 100 यार्ड्स तो काफ़ी आसानी से पार कर ही लूँगा। जहाँ एक तरफ सभी लोग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पैरों के साथ कॉम्पीट कर रहे थे, उसके अपोजिट ग्लेन अपने डिस्ट्रॉय फुट ऑफ आर्च वाले पैरों के साथ कॉम्पीट कर रहा था। 4 मिनट माइल को ग्लेन अचीव नहीं कर पाया और इस माइल के बाद जब सभी लोगों को ग्लेन ने अपनी फुट ऑफ आर्च की प्रॉब्लम बताई, जब उसने अपनी प्रॉब्लम का सबके सामने जिक्र किया, तो सारे लोगों को लग रहा था कि ये माइल अचीव नहीं कर पाया, इसलिए अलग अलग प्रकार के बहाने बना रहा है। और ये माइल उसके ज़िंदगी की आखिरी माइल बन गई। और इस माइल के बाद उसने 1940 में सभी कंपटीशन से रिटायरमेंट ले लिया।
फिर भी वो उसके बाद रुका नहीं। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में मास्टर डिग्री प्राप्त की और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उसने पीएचडी करी। फिर उसके बाद भी वो रुका नहीं। उसने कॉर्नेल कॉलेज ऑफ आयोवा में उसने 4 इयर्स का फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करा और इस लेवल तक आते आते, इस स्थान तक पहुँचते पहुँचते उसकी 1947 में रुथ नाम की एक लड़की के साथ शादी भी हो चुकी थी। जब वो इतना कुछ अचीव कर ही चुका था, जब वो इस लेवल तक पहुंच ही चुका था, तो उसने सोचा कि कुछ ज़रूरतमंद लोगों की क्यों ना मैं मदद करूं। इसलिए उसने अपना पर्सनल ग्लेन कनिंघम यूथ रांच कंसास में खोला और उस यूथ रांच में अपने वाइफ के साथ मिलकर 10,000 नीडी एंड अब्यूज बच्चों की मदद की, 10,000 ज़रूरतमंद और अब्यूज बच्चों की मदद की। और उसने और भी कई सारे अपने गांव के लिए अच्छे अच्छे काम किए और इस कारण से उसके कई सारे लोगों के मन में एक अच्छी इमेज भी बन गई। और इस कहानी के बाद ग्लेन को पूरी दुनिया में एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहा जाने लगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति कहा जाने लगा। उसने अपने कामों में जरा भी देरी नहीं की। अगर से उसने अपने कामों में जरा भी देरी की होती तो उस समय में उसने जितना कुछ अचीव किया था वो उतना कुछ अचीव नहीं कर पाया होता। बिकॉज 1940 एंड 1944 की ओलंपिक वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो चुकी थी। लेकिन जब उसे करना ही था तो वो कैंसल ओलंपिक को छोड़कर कई भी और सारे फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकता था। इतनी मुसीबत आने के बावजूद भी उसने इतना कुछ अचीव कर लिया। सिर्फ ज़रूरत है तो खुद पे विश्वास की और एक नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने की, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करने की। ये इस चैनल की फर्स्ट इस टाइप की वीडियो है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।